सभी को नमस्कार मित्रों। भटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने पढ़ना शुरू किया था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को, जिसमें हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो दूसरी संवैधानिक संस्था है यानी कि वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन के बारे में हम पढ़ना है। फाइनेंस कमीशन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होती है, उनकी नियुक्ति, फाइनेंस कमीशन के क्या कार्य हैं, उन सभी के बारे में अपने को आज विस्तार से चर्चा करनी है। तो शुरू करते हैं हम वित्त आयोग। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatnerias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहां नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहां पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोस अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली है। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260 महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ्स मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉयड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। अनुच्छेद 280 में आर्टिकल
280 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष एक वित्त आयोग का गठन करेंगे, यानी कि प्रत्येक 5वें वर्ष एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अब इस अनुच्छेद में यह जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इससे 2-3 बातें क्लियर हो रही है। नंबर 1 तो कि वित्त आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 280 में। और इसमें लिखा गया है कि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करेंगे, तो दूसरी बात क्लियर हो गई कि इसका गठनकर्ता कौन है। प्रश्न आ जाए कि वित्त आयोग का गठन करते हैं, ऑप्शन आ जाएंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त सचिव, वित्त मंत्री, ऐसे करके। तो वित्त मंत्री, वित्त सचिव का गठन के संदर्भ में कोई रोल नहीं है। वित्त आयोग का गठन हमेशा राष्ट्रपति ही करते हैं। और तीसरा इसमें लिखा गया है प्रत्येक 5वें वर्ष, तो यहाँ से एक चीज़ वैसे ही उल्लेखित हो जाती है कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। तो एक ही सेंटेंस से कितनी सारी बातें क्लियर हो गई। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति जी इसका गठन कब करते हैं? तो प्रत्येक 5वें वर्ष, यानी कि इसका जो टेन्योर होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष। अनुच्छेद 281 में ये बताया गया है कि वित्त आयोग का कार्य क्या है, और वित्त आयोग का कार्य है अनुशंसा करना, रिकमेंडेशन, अनुशंसा करना, यानी कि परामर्श करना, सिफारिश करना। अब इस बात से भी 2 चीजें क्लियर हो रही है। वित्त आयोग का काम क्या है? अनुशंसा करना। और अनुशंसाएं कभी भी बाध्यकारी नहीं होती। अनुशंसाएं सिर्फ की जाती है, उन अनुशंसाओं को, रिकमेंडेशन को कितना माना जाता है, कितना नहीं माना जाता, यह पूर्णतः सरकार पर निर्भर करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वित्त आयोग है वो एक सलाहकारी संस्था है। सलाहकारी संस्था। तो एक ही आर्टिकल से 2 बातें क्लियर हो गई। वित्त आयोग का काम क्या है? अनुशंसाएं करना। अभी क्या अनुशंसाएं करना है वो तो खैर हम इसके जब कार्य पढ़ेंगे वहां पर जिक्र करेंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना मतलब अपने दिमाग में रखना है कि वित्त आयोग फाइनली करता क्या है? तो रिकमेंडेशन करना इसका मुख्य काम है। और जो अनुशंसाएं होती है वे बाध्यकारी नहीं होती, इसलिए यह संस्था केवल और केवल एक सलाहकारी संस्था है। इनकी अनुशंसाओं को कितना माना जाता है या फिर पूरा उसको कैंसिल कर दिया जाता है या पूरी की पूरी अनुशंसाओं को मान लिया जाता है, ये पूर्णतः केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। तो वित्त आयोग के बारे में आपको 2-3 बातें बता दूं। जब हमने लिखा अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है, तो इसका मतलब है कि वित्त आयोग अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका आर्टिकल में उल्लेख हो गया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पहला। दूसरा, वित्त आयोग एक सलाहकारी संस्था है। और तीसरा, वित्त आयोग अर्धन्यायिक संस्था है। अर्धन्यायिक संस्था। अर्धन्यायिक का मतलब क्या होता है? जब हम इसका स्ट्रक्चर पूरा पढ़ेंगे वहां पर आपको बता दूंगा कि अर्धन्यायिक से क्या आशय है। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से वित्त आयोग की कौन सी विशेषता नहीं है या है? उसमें लिख देगा यह एक संवैधानिक संस्था है, यह एक सलाहकारी संस्था है, यह अर्धन्यायिक संस्था है, फिर नीचे कूट बना देगा केवल ए और बी और सी, ए बी और सी तीनों। तो अपने को कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। तो संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल है, क्योंकि आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख है। सलाहकारी संस्था है, क्योंकि अनुच्छेद 281 कहता है कि यह सरकार को अनुशंसाएं प्रदान करने वाली संस्था है। और तीसरी है ये अर्धन्यायिक संस्था है। इन तीनों के बारे में हम आगे भी जिक्र करेंगे। अब हम देखते हैं वित्त आयोग का स्ट्रक्चर क्या होता है। संरचना की बात करते हैं हम, स्ट्रक्चर। और इसकी संरचना है कि वित्त आयोग में 1+4 सदस्य होंगे, यानी एक वित्त आयोग का अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे। 4 अन्य सदस्य होंगे, ऐसा अनुच्छेद 280 में भी उल्लेख है। अब हम देखेंगे कि इन सदस्यों की क्वालिफिकेशंस क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे अध्यक्ष की योग्यता। और अध्यक्ष की योग्यताओं के बारे में लिखा गया है कि यह सार्वजनिक मामलों का ज्ञाता हो। सार्वजनिक मामलों का ज्ञाता हो।
इसके बारे में सिर्फ इतना लिखा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की जानकारी रखता हो, सार्वजनिक क्षेत्र का अच्छा खासा ज्ञाता हो, तो ऐसे किसी व्यक्ति को वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। 4 अन्य सदस्य हैं और चारों सदस्यों की अपनी अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं। पहला है, हम चारों का जिक्र करते हैं। पहला सदस्य ऐसा सदस्य होगा या तो हाई कोर्ट का जज हो, या वो हाई कोर्ट का जज कभी रह चुका हो, और या फिर वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। यानी कि हाई कोर्ट का जज है, अच्छी बात है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति हो जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यताओं पे खरा उतरता हो, उसमें वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की। तो ऐसे एक व्यक्ति को वित्त आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। दूसरा सदस्य है जो लेखा तथा वित्त संबंधी मामलों का ज्ञाता हो। लेखा तथा वित्तीय मामलों का ज्ञाता हो, एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। तीसरा व्यक्ति जिसको वित्तीय नॉलेज भी होना चाहिए, प्लस उसको प्रशासनिक तथा प्रबंधकीय कार्यों का नॉलेज हो, यानी अच्छा प्रबंधक हो, मैनेजमेंट हो, प्रबंधक। और चौथा है कि कोई अर्थशास्त्री या फिर अर्थशास्त्र का ज्ञाता सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। मैं दोबारा से दोहरा देता हूं, ऐसा प्रश्न भी आ जाता है कि वित्त आयोग की सदस्यों की योग्यताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, और इनमें से 3 योग्यता लिख दे वो, और एक ऐसी योग्यता लिख देगा जिसका उल्लेख इसमें नहीं है। तो अपने को इनका अच्छे से पता होना चाहिए। पहला है अध्यक्ष, और अध्यक्ष की योग्यता क्या है कि वो सार्वजनिक मामलों का ज्ञाता हो, सार्वजनिक मामलों का जानकार हो, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में उसको अच्छा खासा नॉलेज हो। जो 4 सदस्य हैं उनमें एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जो कि या तो हाई कोर्ट का जज है प्रेजेंट टाइम, या फिर उसमें वो सारी योग्यताएं हैं जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश में होती हैं। एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जिसको लेखा और वित्तीय मामलों का अच्छा खासा ज्ञान हो। तीसरा, एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसको वित्तीय मामलों का तो ज्ञान हो ही हो, प्लस में उसको प्रशासन तथा प्रबंधन के बारे में भी अच्छा नॉलेज हो। और चौथा है एक ऐसा अर्थशास्त्री जिसको अर्थशास्त्र का अच्छा नॉलेज है अपने क्षेत्र में, उसको भी वित्त आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। योग्यताएं हो गई। योग्यताओं के बाद अपने पढ़ते हैं इनकी नियुक्ति। और नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति हमेशा कौन करते हैं? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। मैंने आपको अच्छा 3-4 बार चीज के बारे में बता दिया है कि जब नियुक्ति का प्रश्न आएगा और XYZ किसी की भी नियुक्ति पूछ रहा है, तो अगर वो सेंटर का पद है तो 99% चांस यही है कि उसका उत्तर राष्ट्रपति होगा। और निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, मानवाधिकार आयोग, ये तो ऐसे पद हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। तो वित्त आयोग के सदस्यों की, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति के बाद हम बात करते हैं इनके कार्यकाल की, और कार्यकाल के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, क्योंकि प्रत्येक 5वें वर्ष राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। उसी सेंटेंस से क्लियर हो जाता है कि इनका जो कार्यकाल है कितना होता है? 5 वर्ष। अब हम बात करते हैं वित्त आयोग से संबंधित जो कार्य हैं, यानी वित्त आयोग करता क्या है। ये तो हमने देख लिया कि वित्तीय मामलों से संबंधित अनुशंसाएं करता है, लेकिन कौन कौन सी अनुशंसाएं इसके अधिकार क्षेत्र में आती है उसके बारे में पढ़ना है। तो हम इसके कार्य पढ़ते हैं एक एक करके, क्योंकि प्रश्न आने की संभावना है तो कार्य से ही आती है। 4 सेंटेंस दे दिए जाएंगे और पूछेंगे कि निम्न में से कौन सा कार्य वित्त आयोग का नहीं है या फिर वित्त आयोग का है। नीचे कूट बना दिए जाएंगे, A और B, A, B और C, केवल B, केवल D, ऐसे करके। तो अपने कार्य देखते हैं। पहला है केंद्र के करों में से, करों मतलब टैक्स में से राज्य सरकारों का हिस्सा निर्धारित करना। देखिए, जब हम
राज्य वित्त आयोग की बात कर रहे थे, जब हम अनुच्छेद 243 आई के बारे में जिक्र कर रहे थे, पंचायती राज में हमने राज्य वित्त आयोग की बात की थी, वहां पर हमने इस सेंटेंस को वैसा का वैसा पढ़ा था। यहां पे लिखा था राज्य के करों में से पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं का हिस्सा निर्धारित करना। तब हमने लिखा था, देखिए केंद्र है, उसके बाद में राज्य है और उसके बाद में स्थानीय स्वशासन है। जब हम राज्य वित्त आयोग पढ़ेंगे, राज्य, तब हम इन दोनों के रिलेशन की बात करेंगे कि राज्य सरकारों के करों में से स्थानीय निकायों का हिस्सा निर्धारित करना। जब हम सेंट्रल फाइनेंस कमीशन पढ़ेंगे, तब हम इन दोनों के रिलेशन की बात करेंगे कि केंद्र के करों में से, टैक्स में से राज्यों का हिस्सा निर्धारित करना। यानी बात सेम है, बस वहां पर राज्य की बात हो रही थी, यहां पर केंद्र की बात हो रही है। पहला। दूसरा है केंद्र की संचित निधि में से राज्यों को अनुदान उपलब्ध करवाना। देखिए अनुच्छेद 266 के बारे में हम काफी बार पढ़ चुके हैं, जिसमें संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड का उल्लेख किया गया है। सेंटर का भी और राज्य का भी, दोनों की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 266 में है। और इस संचित निधि में से राज्यों को अनुदान यानी कि ग्रांट उपलब्ध करवाई जाती है। और वो कितनी ग्रांट उपलब्ध करवाई जाएगी? अब मान लेते हैं कि संचित निधि में 100 रुपये पड़े हैं और इसमें से मान लीजिए फाइनेंस कमीशन कह रहा है कि इसमें से 20 रुपये राज्यों को ग्रांट के रूप में उपलब्ध करवाए जाएं। तो ये एक अनुशंसा है। उन्होंने कहा कि 20 रुपये देने हैं, अभी 20 देने हैं कि 30 देने हैं कि 15 देने हैं, ये तय करता है सरकार पर। लेकिन एक मोटा मोटा कच्चा चिट्ठा तैयार करके दे दिया जाता है वित्त आयोग द्वारा। तो इसीलिए मैंने कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ एक अनुशंसा करने वाली संस्था है, यानी कि इसकी जो अनुशंसा है वो बाध्यकारी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अगर उसने कह दिया कि 20 रुपये राज्यों को ग्रांट के रूप में उपलब्ध करवाने हैं तो 20 ही करवाने पड़ेंगे, ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन चूंकि ऐसी अनुशंसा की गई है तो लगभग ये 20 रुपये उपलब्ध करवा दिए जाते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा विश्लेषण करने के बाद ही वित्त आयोग अपनी अनुशंसाएं रखता है। तीसरा देखिए, हमने पढ़ा था, जब हमने राज्य वित्त आयोग पढ़ा था, उसका भी यहाँ पे हम थोड़ा सा इनका रिलेशन स्थापित करेंगे। जब राज्य वित्त आयोग की बात कर रहे थे तो हमने इस चीज़ का जिक्र किया था कि स्थानीय स्वशासन अपने स्तर पर पूंजी उत्पादित कैसे करें, या फिर स्थानीय स्वशासन के पास आवश्यकता अनुरूप पूंजी कैसे मिले। और वो पूंजी कहाँ से मिलेगी उनको? राज्य की संचित निधि से, राज्य के टैक्स में से। लेकिन अगर राज्य सरकारों के पास पर्याप्त पूंजी है ही नहीं तो राज्य सरकारें स्थानीय स्वशासनों को या स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनको पूंजी कहाँ से उपलब्ध करवाएगी? अगर राज्य सरकारों के पास पर्याप्त पूंजी होगी तभी तो स्थानीय स्वशासनों को पूंजी मिलेगी। तो सबसे पहले कोशिश की जाए कि राज्य सरकारों के पास पर्याप्त पूंजी हो। तो राज्य सरकारों की पूंजी संवर्धन के संदर्भ में भी फाइनेंस कमीशन अपनी अनुशंसाएं रखता है। यानी कि जो स्थानीय स्वशासन है उनको उनकी आवश्यकता अनुरूप फंड मिले, अनुदान मिले, राज्य के टैक्स में से उनका हिस्सा मिले। लेकिन उनको पर्याप्त हिस्सा तभी मिलेगा जब राज्य सरकारों के पास उतने संसाधन हैं। अतः जो केंद्रीय वित्त आयोग है उसकी ये भी अनुशंसा होती है कि सबसे पहले राज्यों को स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि राज्य स्ट्रॉन्ग होंगे तभी तो जो स्थानीय स्वशासन है, लोकल गवर्नमेंट है, वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो उस संदर्भ में भी वित्त आयोग अपनी अनुशंसा देता है। और चौथा, इसका कोई कार्य है नहीं, लेकिन अगर हमारे राष्ट्रपति चाहें तो वित्त आयोग को अन्य किसी भी संदर्भ में अनुशंसा देने के लिए या कार्य करने के लिए कह सकते हैं। यानी कि इन 3 कार्यों के अलावा राष्ट्रपति चाहें
तो इनको कोई भी अन्य कार्य सौंपा जा सकता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 3 ही काम हैं। केंद्र के टैक्स में से राज्य सरकारों का हिस्सा निर्धारित करना, केंद्र की संचित निधि में से राज्यों को अनुदान उपलब्ध करवाना और राज्य सरकारों की पूंजी संवर्धन के संदर्भ में केंद्र सरकार को अनुशंसा प्रदान करना। और चौथा काम, क्योंकि उल्लेखित नहीं है, राष्ट्रपति जो भी चाहे वित्त आयोग को काम सौंप सकते हैं। अब हम बात करते हैं वित्त आयोग की। तो अब तक अगर बात करें तो 14 वित्त आयोग हो चुके हैं, 14 वित्त आयोग हो चुके हैं। और जो 14वां वित्त आयोग था, 14वां वित्त आयोग था, 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वे थे YV रेड्डी। और यह जो वित्त आयोग था ये था लास्ट 31 अप्रैल 2020, सॉरी 31 मार्च 31 मार्च 2020, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 से 15वां वित्त आयोग काम कर रहा है। 15वें वित्त आयोग का गठन हो गया है और जिसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। और 15वें वित्त आयोग का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2025 तक, यानी 2020 से लेकर 2025 तक केंद्र सरकार को क्या क्या अनुशंसाएं देनी है उस संदर्भ में वित्त आयोग अध्ययन करेगा, विश्लेषण करेगा और फाइनली अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। और राष्ट्रपति को जब ये रिपोर्ट सौंपी जाती है तो राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाते हैं, यानी कि यह रिपोर्ट लोकसभा में भी रखी जाती है और यह रिपोर्ट राज्यसभा में भी रखी जाती है और उस पर बाद में अध्ययन होता है, फिर उसमें फाइनली बाद में वोटिंग होती है। तो पहले वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेंगे, बाद में राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही अपना ये जो वित्त आयोग का कॉन्सेप्ट था पूरा होता है। इस संबंधित में जो भी चर्चा करने योग्य मुद्दे थे उस पर हमने चर्चा की है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।